मैं आपको बताऊंगा आखिर क्यों ऐसा। ठीक, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो भी +3 का कंपाउंड होता है ग्रुप 13 का, वो मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड होता है। जैसे इसको हम लोग कोवेलेंट की तरह ट्रीट करते हैं, इसको कोवेलेंट ही मान के चलते हैं। यहाँ भी कोवेलेंट नेचर रहता है। आपने पढ़ा होगा फजान्स रूल, ठीक है। फजान्स रूल में क्या होता है, अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो कैटायन के पास, तो कोवेलेंट कैरेक्टर की पॉसिबिलिटी क्या होती है, अधिक होती है। और यहाँ पे मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण और साइज कम होने के कारण पोलराइजिंग पावर क्या होता है बच्चा, ज्यादा। और सीधा सीधा आप याद रखना कि यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। रीजन क्या है देखो, कि जैसे अगर हमको आयनिक बॉन्ड बनाना होगा, तो आयोनिक बॉन्ड के लिए हमें आयन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और आयन बनाने के लिए कौन सा आयन, M+3 आयन। और ये जो M+3 आयन है वो कैसे बनता है, तो आप पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़े हो ना। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम और आयन इज नोन एज व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो जैसे अगर आपने एलिमेंट लिया E, इससे एक बार में डायरेक्ट E+3 इलेक्ट्रॉन बनाना पॉसिबल नहीं होता। कभी भी डायरेक्टली हम 3 मोल इलेक्ट्रॉन एक से नहीं निकाल सकते। रूल क्या होता है, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है ना। सक्सेस, जैसे यहाँ देखो, E से पहले जाएगा E+ पे और प्लस इलेक्ट्रॉन, फिर E+ से जाएगा कहाँ पे, E+2 पे। ये चीज याद रखना, प्लस इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद कहाँ पे जाएगा, E+3 पे प्लस इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी 1, और ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी 2, और ये हो गया आपका आयोनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक है, समझ गया बच्चे। तो ये कंडीशन है, देखो हेस लॉ लगा, ये देखो ये जो डायरेक्शन और ये जो डायरेक्शन सभी क्या है आपका एक जैसा है। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे, ऐड, मतलब यहां से यहां अगर इन तीनों को आप ऐड करते हैं, जैसे सेपरेट लिख के कि E से E+ पे गए और प्लस इलेक्ट्रॉन, और फिर E+ से E+2 पे गए और प्लस इलेक्ट्रॉन, और फिर E से +2 से गए E+3 पे और प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है आई। और एक बात याद रखना कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है आपका, 0। और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में जितना आगे बढ़ते जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ते जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है तो साइज डिक्रीज हो जाता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है ना। इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हमें और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 2। और ये क्या हो गया आपका, आयोनाइजेशन एनर्जी 3। अब अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यहाँ से क्या हो जाएगा, E गिव्स E+3 और +3 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा IE नेट, और IE नेट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, IE1 प्लस IE2 और प्लस IE3। ठीक है, और जब इसका वैल्यू चेक किया गया तो ये बहुत हाई होता है ना। जब ये तीनों को हम मिला देंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होता है। सो यहां से ये पता चला कि इजिली आप इस ग्रुप में जाके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरेट नहीं कर सकते, आयन +3 का डायरेक्ट नहीं बना सकते। और अगर डायरेक्ट आयन +3 का आप नहीं बना पाएंगे तो क्या आयनिक बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं। क्योंकि आयनिक बॉन्ड में सीधी बात है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 100% लॉस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का, या 100% गेन करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन का। सो यहाँ पे 100% ऐसा कुछ नहीं हो पाता है इजिली। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे इजिली +3 बनना पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ ग्रुप 13 और कैसा रहेगा, ये कोवेलेंट टाइप का रहेगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, समझ गए बच्चों। तो ये बात, आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोगों को पता है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है पता है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है पता है ना बच्चों लोग, गिव मी आंसर प्लीज। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है पता है ना सबको, यस यस यस। आयोनाइजेशन एनर्जी का फिर से मैं डेफिनेशन बताता हूं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन इज नोन एज व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना ज्यादा साइज होगा
आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। जितना कम साइज होगा उतना उसका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ज्यादा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका होगा क्या आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। ये सारी बातें हैं को पता ही होगी, है ना। ये बता देते, यहाँ लिख लीजिएगा पॉइंट बना के जरा कि +3 स्टेट is found in covalent compound mostly as formation of M+3 ion. Mostly as formation of M+3 ion is not easy due to high ionization energy. ठीक है, इसके लिख लेना आयनाइजेशन एनर्जी IE1 प्लस IE2 प्लस IE3। ठीक है, समझ गए। और बाकी शॉर्ट में आप ऐसे लिख देना कि M से जाएगा M प्लस पे, जाएगा M+2 पे, M+3 पे, IE1 IE2 IE3। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। तो +3 स्टेट तो पाई जाती है बट फाउंड इन कोवेलेंट कंपाउंड। इसका रीजन है कि M+3 डायरेक्ट बनाना बहुत दिक्कत का बात है, डायरेक्ट हम नहीं बना सकते। सो इस वजह से कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ ज्यादातर होता है। और कोवेलेंट बनने का पॉसिबिलिटी है कि मान लो M+3 अगर बन गया, ठीक है, तो इसके पास पोलराइजिंग पावर, समझ गए, बहुत ज्यादा होता है। और उसी के वजह से कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको पता होगा। पोलराइजिंग पावर, फजांस रूल याद है ना, फजांस रूल एक होता है पोलराइजिंग पावर, है ना, और पोलराइजेशन। ओके, पोलराइजिंग पावर क्या होता है, कैटायन के पास जो टेंडेंसी होता है एनायन को डिफॉर्म करने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, उसको भी रिवाइज कर लेना जरा। तो यहाँ पे कंडीशन लिख लीजिएगा कि हाई पोलराइजिंग पावर, हाई पोलराइजिंग पावर according to Fajans rule, according to Fajans rule, covalent compound is formed। ठीक है, according to Fajans rule, covalent compound is formed। according to Fajans rule, covalent compound is formed। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन हो गया। इसके बाद आगे है कि सीधा सीधा बात याद रखना आप कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा जब भी +3 होगा, और जब भी +3 रहेगा तो समझना कोवेलेंट टाइप का कंपाउंड है। ठीक है, समझ गए बच्चों। अब ये फजान एक साइंटिस्ट का नाम है। फजान्स रूल केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। फजान्स रूल केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जनरेट हुआ कि ना तो कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट होता है, ना 100% आयोनिक होता है ना। अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड है तो वहां पे सम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होता है, जो हम लोग फाइंड करते हैं बाय यूजिंग हेनियस-स्मिथ इक्वेशन। और दूसरा, अगर कोई आयनिक बॉन्ड है तो वहां पे सम परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं, लेकिन जैसे उसका फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन एनी टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू होता है 16 इंटू डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और प्लस 3.5 इंटू
डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। ओके, इसको बोलते हैं हैनी स्मिथ इक्वेशन, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है नीट जेडब्ल्यू में डायरेक्ट। दो के बीच में जो अगर बॉन्ड जैसे HCl है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर थोड़ा बहुत आ जाता है, तो वही निकालते हैं यहाँ पे। जैसे Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और इसका है 2.1, तो कितना आ जाएगा 1.9, तो ये यहाँ पुट कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन दिस बॉन्ड। और वैसे ही बोला गया कि अगर कोई बॉन्ड है ना, जैसे मान लो NaCl, तो हम लोग तो समझते हैं ये आयनिक बॉन्ड है, बट ये आयनिक नहीं, आयनिक तो है, लेकिन आयनिक बॉन्ड में सम परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ये परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर एग्जैक्ट निकालना पॉसिबल तो नहीं है, बट हम लोग कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग फजान्स रूल। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत जाए इसके बारे में जानना हो तो हमें इवनिंग में कॉल करिएगा, मैं बता दूंगा। ओके, फजान्स रूल है कोवेलेंट कैरेक्टर कंपैरिजन करने का मेथड इन एनी टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बच्चों, देखो हम बात करते हैं अगर बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये थैलियम, तो कॉन्फ़िगरेशन तो पता ही आपको NH2NP1 टाइप का है। ठीक है, +3 टाइप का ये बनाता है, लेकिन याद रखिएगा +3 का स्टेबिलिटी जो है ना, टॉप से बॉटम जाने पे डिक्रीज होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और इसका रीजन क्या होता है, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो कि मैंने आपको कल बोला था बाबू, उसको रिवाइज कर लेना, है ना, तो वो तो आप रिवाइज कर लिए होंगे, बाकी मैं भी आज आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा उसके बारे में। देखो, ये बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ओके, इन सभी का कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का NH2NP1 है। अगर ये 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो ये भी +3 पे जाएगा, ये भी +3 पे जाएगा, ये भी +3, ये भी +3, ये भी +3। अब इसमें बोलता है स्टेबिलिटी कंपैरिजन कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो याद रखना कि स्टेबिलिटी ऑफ +3 स्टेट डिक्रीजेस। ठीक है, सुन लो, इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखना। और ऑब्जर्व ये हुआ है कि स्टेबिलिटी +3 का डिक्रीज होता है, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन state increases if we move from टॉप टू बॉटम। ठीक है बच्चों, ये चीज आप ध्यान रखना। मैं एक बार बताता हूं कि +3 का स्टेबिलिटी नीचे जाने पे डिक्रीज हो रहा है और +1 का स्टेबिलिटी नीचे जाने पे इंक्रीज हो रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो सीधा याद रखिएगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट आया रीजन, पूछता है कि बताओ +1 का स्टेबिलिटी नीचे जाने पे क्यों बढ़ता है इन केस ऑफ ग्रुप 13 और +3 का स्टेबिलिटी क्यों कम होता है, उसका रीजन क्या है, तो आपको सीधा ऑप्शन में दिया रहेगा, मार देना इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हमें एक बात आप लोग बताओ कि इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे डिटेल में बताऊं या शॉर्ट में बता दूं? तुम लोग पहले पढ़ चुके हो इनर्ट पेयर इफेक्ट, या मैं मुझे बताना है? जल्दी से बताओ, रिप्लाई करो जल्दी से। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, चलो अभी तो देखो बात, कंडीशन, हम आपको पहले बताते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। लिखना नहीं है कुछ भी इसके बारे में, बस शॉर्ट में समझ लीजिए कि ये है क्या, मतलब समझा देंगे पूरी बात, लिखवाने के चक्कर में ज्यादा नहीं जाएंगे, लिखवा देंगे इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधी बात समझ लो। एक बात मैं बता दूं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट मेनली ग्रुप नंबर 13, 14 और ग्रुप नंबर 15 में वर्क करता है। ठीक है,
ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 में वर्क करता है, समझ गए। जैसे मान लो ग्रुप 13 में क्या होता है +3, ग्रुप 14 में +4 और 15 में क्या आपका +5। ठीक, तो जैसे याद रखना कि +3 का स्टेबिलिटी नीचे जाने पे क्या होगा, डिक्रीज, वैसे ही +4 का स्टेबिलिटी नीचे जाने पे क्या होगा, डिक्रीज, और +5 का स्टेबिलिटी भी नीचे जाने पे क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि जब टॉप टू बॉटम जाइएगा इनका स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, और इसमें +1 का स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज, इसमें +2 का स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज, यहाँ पे +3 का स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज। मतलब एक चीज आप देख लीजिए, इस दो ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब सीधा बात याद रखिएगा कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनर्ट। ठीक है, इनर्ट, समझ गए बच्चों, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनर्ट। ओके, अब एक बात जरा समझ लो, एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है, ऑर्बिटल का जो शेप होता है कैसा होता है, स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल। और आपको पता होगा कि मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इस तरीके से रहता है एस ऑर्बिटल। ठीक है, स्फेरिकल शेप में। और अगर जो पी ऑर्बिटल का बात करें तो ये हो गया डम्बल। ठीक है, और डी ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल डम्बल। ठीक है, और एफ ऑर्बिटल कैसा होता है, लीफ लाइक, है ना, इस तरीके से बहुत ज्यादा डाइवर्ज होता है। ओके, तो देखो सबसे ज्यादा डाइवर्ज कौन है, ये सबसे बढ़िया सिमेट्रिकल कौन है, एस ऑर्बिटल। अगर यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, और यहाँ न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस है। ओके, तो जरा ध्यान से देखिए कि जब ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को कवर करने का काम कौन करता है, निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज किस पे रहता है, इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली कहाँ होता है, ऑर्बिटल में। ओके, अब अगर ऑर्बिटल हर डायरेक्शन से कवर कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, तो बढ़िया से कवर करेगा, अच्छे तरीके से। लेकिन जो हर डायरेक्शन से कवर नहीं करेगा, तो देखो ये दो साइड से कवर कर रहा है, तो बीच से इलेक्ट्रॉन, बीच से पॉजिटिव चार्ज को भागने का पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बाहर जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ इधर 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 इधर, हर डायरेक्शन से पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, बाहर। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को कवर करने का पॉसिबिलिटी बताएं तो सबसे अच्छा कौन सा, एस ऑर्बिटल। सबसे घटिया कौन सा, एफ ऑर्बिटल, सबसे बेकार। ठीक, अब देखो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे बच्चा लोग, आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप पढ़े होंगे, है ना, डिटेल में। और आप बहुत बार देखे होंगे, दीवार पे चिपका के रखे होंगे घर पे, लेकिन आपको याद नहीं होगा, है ना। इधर देखो, ये आपका पीरियोडिक टेबल। ठीक, समझ लो, यहाँ पे ये ग्रुप 1 और 2 है, यहाँ 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 है। यहाँ पे बैठा है हाइड्रोजन बाबा और इधर बैठा है हीलियम। ओके, इसके बाद बच्चा लोग ये है आपका पीरियड नंबर 2 और ये हो गया आपका पीरियड नंबर 3। ठीक है, इस तरीके से यहाँ बीच में कुछ नहीं है। पीरियड नंबर 4 से, पीरियड नंबर जो 4 है ना, 4, ये 3 हो गया और ये 4 में कौन है, पोटासियम, कैल्शियम। इसके बाद यहाँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना, ऐसा होता है यहाँ पे। तो एक तो होता है कि जब हम लोग ये पढ़ते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो सुनो, हम लोग इसको टेक्निक से याद करते हैं, जैसे बहुत सारा मेथड होता है, हेलिना की रब से फरियाद। तो भैया हेलिना रब से फरियाद कर रही है तो हम क्या सुनने जाए, ऐसे मत याद करना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हेलिना हाइड्रोजन, है ना, लीना लिथियम, ना सोडियम का पोटासियम। ठीक है, फिर इधर बोला जाता है कार्बन, सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम, टीन, लेड। कहे शिव जी सुनो पार्वती, पार्वती को कहने जाएंगे शिव जी और सुनोगे तो जला ही देंगे अपना आंख, वो ओपन कर लिए, थर्ड आई जो उनका है। तो सुनने उनने मत जाओ भाई, सीधा याद करो। याद करने का मेथड मेरे पास है, फिंगर मेथड। इसमें क्या करना है आपको, प्रैक्टिकली यहाँ पे सोचना है कि ये पीरियोडिक टेबल का वो ये जो बॉक्सेस है ना, ये बॉक्सेस बने आपके फिंगर पे, और ऐसे आपको याद करना है, ऐसे ये फिंगर ऐसे करना है और ये फिंगर ऐसे। यहाँ बोलना है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। ऐसे 4 बार आप बोलोगे और 2 बार लिखोगे, आप कभी भी नहीं भूलोगे, विथ नेम आपको सभी का याद हो जाएगा। आज तक जिन भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है, कभी भी मैंने आपको ये हेलिना वलीना नहीं बताया,
क्योंकि हमको भी सब पता है भाई, सबको पता होता है, ये इसका टेक्निक पता है, इसका पता है, सबका पता है, बट मैंने देखा है प्रैक्टिकली एग्जाम बहुत टाइम वेस्ट होता है उसकी वजह से। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, अभी याद करने में 1-2 दिन तो लगेगा, लेकिन एग्जाम में इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे आप ऐसे याद करो, देखो लिथियम सोडियम पोटासियम तो हम लोग पहले से सुन रखे होते हैं, रुबिडियम सीजियम बस बोलना है तो हो जाएगा कंप्लीट। लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, ऐसे करना है फिंगर पे, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, सारे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको बाद में इसका फिर बेनिफिट मिलेगा। अब देखो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, इसके नीचे भी आता है, ठीक है, इसके नीचे भी आता है। यहां पे आता है लैंथनम, आपको पता होगा, और यहां पे आता है एक्टिनियम, ठीक है ना, इसका एटॉमिक नंबर 57 और इसका आपका 89, अंडरस्टैंड। और इस लैंथनम के बाद आता है एक लैंथेनाइड सीरीज, और एक्टिनियम के बाद आता है एक्टिनाइड सीरीज, ये आपको पता होगा। अब देख लो बाबू, ये तो लैंथेनाइड सीरीज है, इसको सेपरेटली नीचे रखा गया है, और एक्टिनाइड सीरीज को, इसमें 14 ग्रुप होते हैं अलग से। सुनो मेरी बात, लैंथेनाइड का एटॉमिक नंबर क्या है 57, और इसमें लैंथेनाइड सीरीज में 58 टू 71 तक जाता है, और एक्टिनाइड में कहां से जाता है 90 से 103 तक। तो मतलब कहने का मतलब है ना, इसके बाद स्कैंडियम इट्रियम लैंथनम एक्टिनियम, ठीक है, टाइटेनियम के बाद होता है जिक्रोनियम, ठीक है, और यहाँ होता है हम्फनियम। तो बच्चों याद ये रखना कि लैंथनम अगर 57 है तो 58 से 71 है, तो इसका क्या हो गया 72। इसके बाद भी एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके पहले बीच में कौन आ गया, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए हमारा कहना क्या है, हमारा कहना यह है कि जैसे जैसे हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो एटॉमिक नंबर 1 से क्या होता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो देखो एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा और प्रोटॉन भी बढ़ेगा। प्रोटॉन कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस में, जो कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ऑर्बिटल में, जो कंटेन कर रहा है निगेटिव चार्ज। समझ गए बच्चों। अब देखो जो पॉजिटिव चार्ज गया न्यूक्लियस में, जो पॉजिटिव चार्ज गया न्यूक्लियस में, वो तो साइमल्टेनियसली जा रहा है। आप लिथियम की बात करो, सोडियम कैल्शियम इट्रियम लैंथनम हम्फेनियम, है ना, मोलिब्डेनम टंगस्टन, किसी का भी बात करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी का बात याद रखें कि कहां जाता है, ये न्यूक्लियस में जाता है, ठीक है। सभी में जितना प्रोटॉन होगा सबका रहेगा न्यूक्लियस में, मतलब पॉजिटिव कंसंट्रेटेड न्यूक्लियस। अब कैसा होता है बच्चों कि जैसे जैसे हम लोग डी ऑर्बिटल में जाते हैं, ठीक है, यहां तक तो मतलब अप टू 20 तक डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन 20 के बाद डी ब्लॉक आ गया, मतलब डी सबसेल का इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा। और उसके बाद 58 से 71 के बीच में किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, एफ ऑर्बिटल का, ठीक है। तो अब एक बात देखो, जैसे मान लो चले गए डी ब्लॉक में या चले गए एफ ब्लॉक में, तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस पे जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, एफ ऑर्बिटल में, जो कि बहुत ज्यादा घटिया है, बेकार है, कवर करने की क्षमता इसके अंदर बहुत अच्छा नहीं है। तो जो पॉजिटिव चार्ज इससे इसके पास इस पे इलेक्ट्रॉन गया, पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस पे गया, तो पॉजिटिव चार्ज रोकना चाहिए था इसको, बट ये रोक नहीं पाता, अच्छे से कवर नहीं कर पाता। तो उसके वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यहां से बाहर चला जाता है, ठीक है, ये कवर नहीं कर पाया तो बाहर चला गया। और बाहर चला गया तो बाहर में वैलेंस शेल में एनएस होता है, एनपी होता है। तो एनएस का जो एस है वो बहुत बढ़िया है, स्फेरिकल है, जो कि पूरे तरीके से कवर करने का काम करता है, ओके, इसको चारों तरीके से अच्छे से कवर करने का काम करेगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के अच्छे से कवर ना करने की वजह से बाहर आउटर कोर में जा रहा है, और उस आउटर कोर में पहले बैठा है एनएस ऑर्बिटल, जिसका पेनिट्रेशन पावर, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, एज ए स्क्रीन बहुत अच्छा काम करता है। तो उसके इलेक्ट्रॉन पे डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज ऐसे पहुंचता है, और फिर उस पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन ऑफ एस ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो फोर्स बहुत तगड़ा हो जाता है टुवर्ड्स के आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और ये मेनली काम करता है डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में, ठीक है। इसीलिए आप सुने होंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि जो भी एलिमेंट लैंथेनाइड सीरीज के बाद या लैंथनम के बाद आपको मिलता है इस सीरीज में, या एक्टिनियम के बाद जो इस सीरीज में मिलता है, उनका जो रेडियस होता है वो रफली क्या होता है, इक्वल, ठीक है। क्यों होता है इक्वल, इसका रीजन ये है कि ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन
लैंथेनाइड के अपीयरेंस के बाद पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा कहां पे, एफ ऑर्बिटल में, लेकिन एफ वाला के पास कैपेसिटी नहीं पॉजिटिव चार्ज को रोकने का, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज बाहर पहुंच जाता है और आउटर कोर वाले सेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड करता है, अच्छे से टाइटली पुल्ड करता है, और जब पुल्ड करेगा तो उसका रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी को हम लोग फिर क्या बोलना चालू करते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अंडरस्टैंड? तो अब इसमें भी क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट लेंथेनाम के बाद अपीयर हो रहा है या जो एलिमेंट डी ब्लॉक के बाद अपीयर हो रहा है मेनली, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो पहले तो डी का कैपेसिटी खराब था, फिर एफ भी इन्वॉल्व हो गया, फिर एक और एफ इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो खराब खराब जितना इन्वॉल्व हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज कोर इलेक्ट्रॉन पे उतना ज्यादा पहुंचेगा। और कोर इलेक्ट्रॉन पे कोर सेल में कौन प्रेजेंट है, एनएस और एनपी है, तो एनएस और एनपी में से जो एस है वो स्फेरिकल है, वो पूरा का पूरा ऐसे कवर कर लेता है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पहुंच रहा है कहां पे, आउटर कोर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन पे। उसके वजह से क्या होता है बच्चों कि वो एनएस का इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली अट्रैक्टेड हो जाता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो उसके बाद जब उसको आप बाहर निकालने की कोशिश करिएगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, इसीलिए बोला गया कि भैया ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन सीरीज को इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके वजह से वो टुवर्ड्स न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। और अगर बहुत मुश्किल हो रहा है निकालना तो अब हम कहते हैं भैया वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसमें प्रेजेंट है वो क्या हो गया, इनर्ट हो गया। ठीक है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गया मतलब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहा है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहा है। अगर आप उसको वहां से बाहर निकालने की कोशिश करिएगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगने की वजह से वो अब हम इन्वॉल्व उसको नहीं करा सकते, और करा रहे तो बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहां इसका नाम दिया गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखिए जैसे बोला गया है कि टॉप से बॉटम जाने पे +3 का स्टेबिलिटी कम होते जाता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, बढ़ते जाता है। बोलोगे सर कैसे, देखो अगर बात करें फोर्थ पीरियड में तो सिर्फ डी है, फिफ्थ में गति ये डी के साथ एक और डी आ गया ना, फिर अगर इसके नीचे और गए तो डी के साथ एफ भी आ गया, नीचे जाओगे तो और एफ आता जाएगा। तो जितना ज्यादा एफ इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन्वॉल्व होगा और डी, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज आउटर कोर में पहुंचने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव चार्ज आउटर कोर में पहुंचेगा उसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा इनर्ट होता जाएगा। अंडरस्टैंड? गिव मी आंसर प्लीज। सबको समझ में आया कि नहीं आया? गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर सारे बच्चे। बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सारी और भी बहुत कुछ बताएंगे जब आपको रिवीजन कराएंगे, तो ये तो मैं एकदम शॉर्ट में बताया हूं अभी, ये समझ गए, शॉर्ट में बताया बच्चों, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद कभी कभी ये पूछता बताओ स्क्रीनिंग ज्यादा अच्छा किसका है, एस पी डी और एफ का। तो स्क्रीन मतलब कौन बढ़िया स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, कौन कवर करेगा पॉजिटिव अच्छे से, एस वाला सबसे बढ़िया, फिर पी, फिर डी, और सबसे घटिया कौन सा, एफ, है ना। ये बात आप ध्यान रखना। तो बच्चों ये हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब आप एक क्वेश्चन आता है, और आप जाओ प्रीवियस ईयर में, जेई में जाओ, नीट में जाओ, आपको क्वेश्चन मिलता है कि बताओ कि जो थैलियम +1 है और जो थैलियम +3 है, थैलियम +1 है और जो थैलियम +3 है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो सीधा मारना थैलियम +1, ठीक है, समझ गए। ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा क्वेश्चन, क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, समझ गए। ये बात आप ध्यान रखना, समझ गए बच्चों। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ थैलियम +3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो हम क्या बोलेंगे, इट बिहेव लाइक ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद को रिड्यूस करे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। तो देखो ये +3 से +1 में तो हंसते हुए जाएगा, झूमते हुए जाएगा, झूम बराबर झूम करते हुए, काहे कि +3 से +1 में जाने में इसको मजा आ रहा है ना,
क्योंकि +1 वाला ज्यादा स्टेबल है ना। तो भाई +3 से +1 पे जा रहा है, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी बेस He+3, He+3 है ना, इज गुड, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अंडरस्टैंड? ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? गिव मी आंसर प्लीज। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखो जैसे लिख के देगा Al+3, ठीक है, ऐसा Ga+3 और Ind+3 और He+3। देखिए अभी मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ क्या समझाया कि ये इनर्ट पेयर जो इफेक्ट लग रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा किसका है, इस डी और एफ के इन्वॉल्वमेंट का। तो मतलब जो एलिमेंट डी और एफ के बाद आएगा उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का इफेक्ट ज्यादा लगेगा। तो डी और एफ के बाद कौन आता है, जर्मेनियम आ रहा है, सॉरी इधर गैलियम आ रहा है ना, और इंडियम आ रहा है और थैलियम आ रहा है। तो डी और एफ के बाद ये आ रहा है, इनमें इफेक्ट ज्यादा लगता है। तो ज्यादातर कंपैरिजन इसमें करते हैं। अगर बोला स्टेबिलिटी बताओ, तो देखो स्टेबिलिटी +3 का नीचे जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज। सबसे ज्यादा इसमें +3 वाला स्टेबल कौन सा होगा, Ga+3। अगर स्टेबिलिटी पूछ रहा है आपको Ga+1, In+1 और Thallium+1, तो देखिए +1 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। रीजन, जितना नीचे जाओगे इनर्ट पेयर इफेक्ट का पावर जो है उतना मजबूत होते जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसा पूछ दिया बताओ जो Thallium+3 है और Thallium+1 है, तो इसके हिसाब से कंपैरिजन कर लो। इन दोनों में देखो +1 वाला बढ़ रहा है और +3 कम होता है, इसलिए ये ज्यादा हो जाएगा। और इन दोनों में देखो Ga+3 में और Ga+1 में, Ga+3 स्टेबिलिटी में इन तीनों में सबसे टॉप पे है और +1 में सबसे नीचे, इसलिए Ga+3 का स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा। ये बात आप याद रखना, समझ गए? ये बात याद रखना, समझ गए बच्चों? तो यहां तक मैंने बता दिया। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट आप ये कह सकते हैं NH2 NP1 में ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो जाता है, नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट करना बंद हो जाता है NH2 ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इनर्ट इनर्ट पेयर पेयर इफेक्ट। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे इसको अब हम आपको देखिए, ये तो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू और पीरियोडिक टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया डिटेल में। अब इसको देखो, मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात कि आपको एक बात समझ में आ गया ना कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, कि जो कोर इलेक्ट्रॉन है, ये कोर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज्यादा पहुंच रहा है, क्योंकि डी और एफ के इन्वॉल्वमेंट के बाद उनके पास कैपेसिटी नहीं पॉजिटिव चार्ज को अच्छे से रोक पाने का, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा when NH2 electron does not participate in bonding, it remains constant